हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो इंस्टीट्यूट का मैट है सीए फाउंडेशन का, उसका इलस्ट्रेशन 8 डिस्कस किया था। तो इलस्ट्रेशन 9 जो है ना हमारा, ये काफ़ी इजी है। इसमें आपको दो एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। एक कैश बुक का देखो यहाँ पर बनाया हुआ है और एक पासबुक का एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है 1 महीने का। और इससे आपको क्या करना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो इलस्ट्रेशन 1 में ही मैंने ऐसे सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर ली है और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, आप आराम से बना सकते हो। तो इलस्ट्रेशन 9 आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। ये आपको खुद करना है। तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ, पर आप ही के लिए बेनिफिशियल है, आपको खुद से ये करना है। आज जो हम देखेंगे यहाँ पर इस वीडियो में, वो एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्रिटिकल लैंग्वेज भी यूज़ किया है इंस्टीट्यूट ने और कुछ क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स भी हैं, कुछ एरर्स भी हैं। इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलो इसको एक बार पढ़ते हैं। Illustration 10. When Nikki and company received a bank statement showing favorable balance of rupees 10,29,200 for the period ended on 30 जून 2019, this did not agree with the balance in the cash book. तो ये फर्स्ट लाइन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। निकी एंड कंपनी की बुक्स हैं, बैंक स्टेटमेंट का ये बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, यानी कि पासबुक का, कैश बुक का बैलेंस नहीं बताया। बैंक स्टेटमेंट रिसीव करके कितना है, 10,39,200, 10,39,200, ठीक है। कौन से दिन का बैलेंस है, 30 जून 2019 का, ओके। और ये जो है उसके कैश बुक से ये बैलेंस जो है वो मैच नहीं हुआ। ऑब्वियसली मैच नहीं होगा तभी तो बीआरएस बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसके रीजंस क्या हैं, चलो एक बार देखते हैं रीजंस क्या हैं। सबसे पहला, A deposit of 3,09,200 paid on 29th June 2019 had not been credited by the bank until 1st July 2019। क्या हुआ यहाँ पर, देखो लैंग्वेज, देखो इंस्टीट्यूट की क्या लिखा है। A deposit of 3,09,200 पेड ऑन 29th जून। अब आप सोचोगे कि डिपॉजिट है कि हमारी पेमेंट है। देखो ये एक्चुअली एक चेक डिपॉजिट किया था अपने बैंक में 3,09,200, ठीक है ना। क्योंकि और ये पेड क्यों लिखा है, क्योंकि बैंक में आपने 29 जून को डिपॉजिट किया था। पेड मतलब पेड इनटू द बैंक, ठीक है ना, पेड इनटू द बैंक लिखता है ना बहुत समय, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो ये उसलिए पेड वर्ड यूज किया, पेड वर्ड से कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। और यहां पर इस बात की श्योरिटी हमको कैसे मिल रही है कि चेक ही डिपॉजिट हुआ है, पूरे क्वेश्चन के लैंग्वेज में देखो यहां पर लिखा हुआ हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो बैंक क्रेडिट कब करती है हमारे अकाउंट को, जब वो हमारे अकाउंट में कुछ पैसा डालती है तब हमारे अकाउंट को क्रेडिट करती है, ठीक है। तो हमने कोई चेक बैंक में जमा दिया होगा तभी तो जाके वो अपने अकाउंट को क्रेडिट करेगी ना। तो ये चीज जो है इसको क्रॉस वेरीफाई कर दे रही है कि ये डिपॉजिट है। तो पेड वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या सिंपल सा चीज क्या है कि एक चेक आपने 3,09,200 का 29 जून 2019 को जमा किया था बैंक में, लेकिन उसका क्रेडिट आपको कब मिला, 1 जुलाई 2019। तो ये क्या है, एक टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस, सिंपल। चलो दूसरे पॉइंट में, ऑन 30th मार्च 2019 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज अग्रीमेंट to pay by bank order a sum of rupees 3 lakh on the 10th of each month commencing from April 2019. No entries has been made in the cash book। अरे सर ये तो बहुत ही भारी भरकम लाइन है सर, इतना कुछ बता दिया है, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं क्या हुआ है, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 30 मार्च 2019 को कंपनी ने, यानी कि वो निकी वाला जो भी है कंपनी, उसने एक एग्रीमेंट एंटर किया था, हायर परचेज का एग्रीमेंट, ठीक है। हायर परचेज में क्या होता है कि आप कोई मशीन या कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज आप एक इंस्टॉलमेंट बेसिस में खरीदते हो, जहां पर आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। और अग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर, ये जो हायर परचेज एग्रीमेंट में आप एंटर किए हो ना, उसमें एक बैंक ऑर्डर की क्लॉज है कि एक सम ऑफ 3 लाख रुपया 10th ऑफ ईच मंथ पे होगी, 3 लाख रुपए 10th ऑफ ईच मंथ पे होगी, कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2019। तो कहने का मतलब यह है कि अप्रैल 2019 से शुरू होगा, 10 तारीख को हर महीने, यानी कि 10th अप्रैल, 10th मई और 10th जून, क्योंकि हम 30 जून का बीआरएस बनाएंगे तो हमारे लिए अभी 3 महीने की सोचो, 10th अप्रैल, 10th मई और 10th जून को हमारे बैंक अकाउंट से 3 लाख रुपए हर महीने कट गए होंगे इस हायर परचेस एग्रीमेंट की पेमेंट करने के लिए। ऐसा बैंक को ऑर्डर दिया हुआ है, बैंक ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है ना। बैंक ऑटोमेटिक काट लेगा ये पैसे, हमको कोई चेक्स वगैरह इशू करने की जरूरत नहीं है।
बैंक ऑटोमेटिक काट लेगा, लेकिन इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। तो बैंक ने आपका अप्रैल महीने में, मई महीने में, जून महीने में 10 तारीख को 3-3 लाख रुपए करके अकाउंट से काट लिए हैं, पर अकाउंटेंट बाबू जो कैशियर बाबू है वो नींद में सोए हुए हैं और उन्होंने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की है। कैसा बेवकूफ़, कैसा पगलोल अकाउंटेंट है, सोच लो। ठीक है, अब हमको इसका इफेक्ट जो है वो डालना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक एरर है। ठीक है, एरर कहाँ है, कैश बुक में। ओके, ये हम एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं एक एक पॉइंट की। अच्छा आगे चलो। अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑन 12th जून। ठीक है, द कैशियर एरनेसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्या हुआ, एक कस्टमर है हमारा, उसका बैलेंस कितना है हमारे बुक्स में, उसके अकाउंट में बैलेंस है 4 लाख रुपया। उसके अकाउंट में मतलब कस्टमर का हमारे बुक्स में जो अकाउंट है उसमें 4 लाख का डेबिट बैलेंस है। कस्टमर का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, कस्टमर डेटर होता है। ठीक है, अब जब उसने पेमेंट किया उसको हमने 4% का कैश डिस्काउंट दिया, तो 4 लाख का 4% कितना होता है, 16,000 होगा शायद, 16,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो उससे हमने रिसीव कितना किया, बोलो अमाउंट, उससे रिसीव किया 4 लाख से 16,000 चले गए तो 3,84,000 हमने रिसीव किया। ठीक है, 3,84,000 उससे हमने एक्चुअली चेक से रिसीव किया 12 जून को। लेकिन कैशियर बाबू सच्ची में पगलेट है एकदम यहाँ पर। उसने क्या किया, पूरा 4 लाख का जो ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट मतलब क्या, पूरा 4 लाख का अमाउंट बिना डिस्काउंट घटाए जो अमाउंट होता है ना उसको ग्रॉस अमाउंट बोलते हैं। तो ग्रॉस अमाउंट पूरा बैंक कॉलम में डिपॉजिट साइड में एंट्री कर दिया उसने। तो यहाँ पर भी कैश बुक की एरर है। यहाँ पर क्या है, ये एरर इन कैश बुक है और इसको कैसे टैकल करना है ये हम देख लेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ये क्या है, बैंक चार्जेस बैंक ने आपके डायरेक्टली अकाउंट से काट लिए, आपने कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं की है, तो ये ओमिशन है कैश बुक में। ठीक है, पांचवा पॉइंट, ऑन 20th जून अ कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक ₹4 लाख बट नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। एक कस्टमर ने क्या किया, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 4 लाख रुपए जमा करा दिए, 4 लाख रुपए जमा करा दिए, पर कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं आई है। तो ये ओमिशन है हमारे कैश बुक का। ओके, कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी या हुई नहीं है अभी तक। ₹11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस, हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। क्या हुआ कि आपने 11,200 रुपया कैश जो है बैंक अकाउंट में जमा कराया था, तो उसको आपने कैश बुक में 2 बार लिख दिया डिपॉजिट साइड में। कैश बुक के बैंक कॉलम में आप डिपॉजिट साइड में लिखोगे ना, उसको 2 बार लिख दिया। तो ये क्या है, हमारा एरर है कैश बुक का। चलो 7वां पॉइंट, अ डेबिट ऑफ ₹11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July. अब देखो क्या हुआ है यहाँ पर, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है ना, इसका लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्या बोला है, अ डेबिट ऑफ ₹11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक। अभी यहीं तक पढ़ो, आपके बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक बोल लेता हूं, उसमें आपको एक डेबिट दिख रहा है 11 लाख का। ठीक है, ये किस लिए है, एक अनपेड चेक के लिए। ठीक है, अनपेड चेक मतलब आप जब बैंक में चेक्स डिपॉजिट कराते हो ना, तो बैंक्स क्या करती है कि उसको भेजती है क्लियरिंग के लिए, भेजती है क्लियरिंग के लिए। जिस भी कस्टमर ने आपको चेक दिया हुआ होता है उसके बैंक अकाउंट से वो पैसा क्लियर होके आएगा, तभी आपके अकाउंट में वो पैसा जमा होगा। ठीक है, अब जब बैंक ने इस चेक को भेजा होगा तब उसने क्या किया होगा कि आपके पासबुक में क्रेडिट मार दिया होगा 11 लाख का, मतलब पैसे जमा करा दिए होंगे। ऐसा कभी कभी होता है कि प्रिजम्पटिव क्रेडिट आपको दे दी जाती है, पहले ही आपके स्टेटमेंट में पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं और चेक्स जो है वो भेज दी जाती हैं क्लियरिंग के लिए। लेकिन अगर वहां से वो क्लियर होके नहीं आया, किसी कारण से वो चेक अगर डिसऑनर हो जाए, तो बैंक फिर क्या करती है, उस क्रेडिट की एंट्री को रिवर्स मार देती है। ये जो मैंने क्रेडिट लिखा है ना 11 लाख का, ये तो बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, पर जब क्लियरिंग में गया वो चेक और वहां से डिसऑनर होके आ गया, तो उसके बाद बैंक क्या करेगी, इस क्रेडिट को सही करने के लिए फिर से आपके अकाउंट में एक डेबिट एंट्री मार देगी। ठीक है ना, ये बैंक का नियम होता है कि कभी भी कोई चेक अगर बैंक कस्टमर से रिसीव करेगी तो पहले उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, बाद में अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो फिर उसको डेबिट कर देते हैं स्टेटमेंट में और लिख देते हैं डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो वही डेबिट के बारे में यहां पर बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये डिसऑनर क्यों हुआ, क्योंकि चेक आउट ऑफ डेट थी। आउट ऑफ डेट यानी कि मैंने आपको बताया था शायद पहले क्लास में बीआरएस के कि हर चेक की 3 महीने की वैलिडिटी पीरियड होती है। 3 मंथ्स एक चेक वैलिड रहता है, जिस डेट को इशू होता है
उस डेट से 3 मंथ्स वैलिड रहता है। तो हो सकता है कि ये जो चेक था ना उसकी 3 महीने की वैलिडिटी जो है 3 महीने की वो खत्म हो गई हो। अब आपने क्या किया, आप उस चेक को लेके गए कस्टमर के पास, कस्टमर ने चेक को रीडेट कर दिया। रीडेट मतलब उसकी डेट सही कर दी, उसकी डेट में कुछ काटापीटी करके उसको अपडेट कर दिया और नीचे साइन कर दिया, नीचे उस काटापीटी को साइन करके ऑथेंटिकेट कर दिया, ठीक है। और फिर आपने वो चेक बैंक में 5 जुलाई को जमा करा दिया। अभी देखो, अभी की करंट सिनेरियो में आरबीआई के जो गाइडलाइंस है ना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अभी के डेट में आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उसमें चेक में कोई भी काटापीटी अगर होगी तो चेक डिसऑनर हो जाएगा, चाहे आपने उसके नीचे साइन करके ऑथेंटिकेट ही क्यों ना करा दिया हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मान लो कि चेक में कोई फिगर हमने गलत लिख दी, क्या अमाउंट इन वर्ड्स में कुछ गलती कर दी, तो वहां पर हम उसको एक बार स्ट्राइक ऑफ करके ऊपर सही अमाउंट या सही फिगर लिख के अगर नीचे फिर से हम अपना सिग्नेचर वहां पर पुट कर देते हैं, जो सिग्नेचर हमारे चेक की साइनिंग अथॉरिटी का सिग्नेचर है वो अगर पुट कर देते हैं तो बैंक उस चेक को एक्सेप्ट कर लेती थी। पर अभी रिसेंटली जो है ये आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से ये चीज बंद कर दी गई है। तो ये पुराना है, 30 जून 2019 के टाइम का देखो ये क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि उस समय ऐसा चलता होगा, ठीक है ना। तो कस्टमर ने क्या किया, चेक का डेट फिर से ठीक कर दिया, अपडेट कर दिया, वहां नीचे साइन करके चेक फिर से हमको दे दिया, हमने फिर से उस चेक को 5 जुलाई को बैंक में जमा करा दिया। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई है, देखो जब हमने पहली बार चेक को बैंक में जमा कराया होगा, जब बैंक ने हमको ये 11 लाख का क्रेडिट दिया था स्टेटमेंट में, ठीक है ना, जब पहली बार बैंक में जमा कराया होगा उस समय हमने क्या किया होगा, हमने अपने कैश बुक में एंट्री मार दी होगी, कैश बुक में डिपॉजिट साइड में एंट्री मार दी होगी, है कि नहीं। चेक जमा कराते समय हमने कैश बुक में डिपॉजिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया होगा। लेकिन जब ये डिसऑनर होके आया, ये जो डेबिट हो गया हमारा, ये जब हुआ तब हमने और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की, क्योंकि यहां पर कुछ बोला नहीं है कि कैश बुक में कोई एंट्री किया है हमने। हमने क्या किया, सीधा वो चेक लेके गए कस्टमर के पास, हमने देखा कि देखो चेक का जो डेट है उसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर के पास चेक ले गए, उसको बोला कि डेट सही कर दे भैया, उसने डेट सही कर दिया, हमने चेक फिर से बैंक में जमा कर दिया, हमने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। तो कैश बुक में हमारा डिपॉजिट में ऑलरेडी 11 लाख पड़ा है, पर बैंक में कब आएगा वो डिपॉजिट, बैंक में आएगा 5 जुलाई के बाद, क्योंकि हमने डेट ठीक करके 5 जुलाई को जमा किया है, तो डिपॉजिट का क्रेडिट भी हमको 5 जुलाई के बाद मिलेगा, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा एक टाइमिंग डिफरेंस बन जा रहा है। ये क्या बन जा रहा है, एक टाइमिंग डिफरेंस। आपने कैश बुक में डिपॉजिट ऑलरेडी जून के महीने में रिकॉर्ड कर लिया है, पर क्रेडिट जो इसका मिलेगा पासबुक में वो जुलाई 5 के बाद मिलेगा, तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस बन जा रहा है। अब देखो यहाँ पर नीचे बोला प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए यहाँ नहीं बोला है, ठीक है। इतने सारे जो आपने एरर्स और ओमिशंस लिखे हैं, अब आप उसको एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डालोगे। और यहाँ पर आप ये अज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि 30 जून को आपके बुक्स क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि 30 जून को कोई भी बंदा जो है वो अपने अकाउंट्स क्लोज नहीं करता है, ठीक है ना। जनरली दिसंबर या मार्च, तो मैक्सिमम मार्च ही करते हैं, पर किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा अज्यूम किया हुआ रहता है कि दिसंबर को बुक्स क्लोज कर रहा है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि बुक्स क्लोज नहीं हुए हैं। और इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे कि सिर्फ सारी जो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स हैं, सारे जो एरर्स या टाइमिंग डिफरेंसेस जो भी हैं, सबको हम बीआरएस में ही कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी भी आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि एडजस्टेड कैश बुक छोड़ के भी कैसे बनाना है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलो, फॉर्मेट जो है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, बीआरएस ही बनाना है हमको, तो बीआरएस ही बनाएंगे। अब देखो एक एक करके सारी चीज़ें जो है उसको बैठाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पासबुक का बैलेंस था 10,39,200, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक 10,39,200, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा है, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून हैड नॉट बीन क्रेडिटेड, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पर एनालिसिस जरूरी है, हम मूव कर रहे हैं पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस की तरफ, ठीक है। मूव कर रहे हैं पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस की तरफ। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट में आपको जो चीज़ दिख रही है, यहाँ लिखते हुए चलते हैं। चलो, हम पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब फर्स्ट पॉइंट के लिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में देखो एक डिपॉजिट हमने किया है जो अभी तक बैंक में हमको क्रेडिट नहीं मिला है, तो जैसे ही हमने डिपॉजिट कर दिया हमारा कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, जैसे ही हमने डिपॉजिट कर दिया हमारा कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, पर पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं मिला है, मतलब पासबुक का बैलेंस कम है हमारा। तो इसको हम क्योंकि हम पासबुक से कैश बुक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम कैश बुक के नीचे जो भी सिंबल होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर ऐड दिख रहा है हमको कैश बुक के नीचे, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मैंने एड लिस्ट लिखा नहीं है, यहाँ एड लिख लेता हूँ। यहाँ लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, कितना अमाउंट था हमारा? ये था हमारा अमाउंट 3,09,200, 3,09,200। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, ऐड जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। इस ऐड को आप यहाँ पर ऐसे ऊपर लिखो, ठीक है, इसके नीचे एक अंडरलाइन कर दो, यहाँ पर एक ऐसा अंडरलाइन कर दो और यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 था। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने में सुविधा होगा। अगर कहीं पर कोई एरर आता है तो एग्जाम में आप क्रॉस चेक कर पाओगे कि कौन सा पॉइंट हमने कहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा देख लेते हैं। ऑन 30 मार्च 2019 कंपनी, हाँ ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 3 लाख करके 3 महीने का, यहां देखते हैं 3 लैक्स इंटू 3 मंथ्स का हमने बैंक अकाउंट से एक पेमेंट दे दिया है हायर परचेज के लिए, लेकिन उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है, पेमेंट की एंट्री कैश बुक से नहीं हुई है, तो कैश बुक का बैलेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि पेमेंट आपने कैश बुक में दिखाई नहीं है पर पासबुक से पैसे जो है वो चले गए, तो कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा होगा ना, पेमेंट आपने शो ही नहीं किया यहाँ पर। तो 9 लाख से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा, तो हमको ऐड करना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर लिखना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट्स नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, और कितना अमाउंट है? 9 लाख। ओके, चलो सेकेंड पॉइंट भी हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट जो है, अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट, 4 लाख। ये वाला हमने डिस्कस कर लिया था कि एक कस्टमर से हमको 4 लाख मिलने थे और उसकी जगह उसने 16,000 का डिस्काउंट दिया, हमने उसको 3,84,000 दिया, पर कैशबुक के बैंक कॉलम में आपने कितना लिख दिया? 4 लाख। तो कैशबुक के बैंक कॉलम में आपने रिसीव्ड, कस्टमर से हमने रिसीव किया है, कैशबुक के बैंक कॉलम में आपने रिसीव जो लिखा है वो 16,000 से ज्यादा लिख दिया है। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, कैशबुक के बैंक कॉलम में आपने रिसीव जो है वो 16,000 से आपने ज्यादा लिख दिया है, क्योंकि आपने वहां पर रिसीप्ट में 4 लाख रिसीव दिखा दिया, जबकि एक्चुअली हमको रिसीव कितना हुआ था? 3,84,000। तो पासबुक में हमारा 16,000 कम होगा, कैशबुक में हमारा 16,000 बैलेंस ज्यादा होगा इसके लिए, तो ये हमको ऐड में लिखना है 16,000। ठीक है, यहां पर थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, डिस्काउंट अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या आप लिख सकते हैं ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, डिस्काउंट अमाउंट इग्नोर्ड इन कैश बुक, ऐसा लिख सकते हो। बाय एरर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, और ये 16,000 यहाँ पर अमाउंट आएगा, क्योंकि 16,000 से ही आपका कैश बुक ज्यादा है। ठीक है ना, चलो अब पांचवा पॉइंट, नहीं चौथा पॉइंट जो है वो क्या है? बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹3,000 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ये कमीशन है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹3,000 जो है वो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, पासबुक में ऑलरेडी बैंक चार्जेस माइनस हो रखे हैं, कैश बुक में अभी तक आपने एंट्री नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस तो 3,000 से ज्यादा होगा ना, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, लिखो बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना है? 3,000। ठीक है, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट देखो, ऑन 28 जून अ कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक ₹4 लाख। 28 जून को हमारे एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 4 लाख जमा करा दिए, कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो क्या हो गया? डायरेक्टली पासबुक में एंट्री आ गई होगी 4 लाख की, जो बैंक में डायरेक्टली पैसा जमा हुआ है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक का बैलेंस हमारा कम है 4 लाख से, तो हमको माइनस करना पड़ेगा, यहां पर लेस में लिखना पड़ेगा। एक दो लाइंस छोड़ के यहां पर लेस का कॉलम बना लेते हैं, और यहां पर फिफ्थ पॉइंट जो है उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट बाय कस्टमर। ठीक है, कितने का अमाउंट था? 4 लाख का।
देख लेता हूँ एक बार, 4 लाख ही था ना? हाँ हाँ 4 लाख था, ठीक है। अब सिक्स पॉइंट में आ जाते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है? 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। देखो ये क्या हो गया, आपने 11,200 रुपये बैंक में जमा कराए, ठीक है ना, 11,200 रुपये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है, 2 बार कैशबुक में एंट्री कर ली है, 2 बार। तो कैशबुक का आपका डिपॉजिट जो साइड है वो 2 बार से एंट्री होने के कारण 11,200 से आपका कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि डिपॉजिट्स आपने 2 बार दिखा दिए। तो कैशबुक में 11,200 रुपए से आपका जो है प्लस होगा, और पासबुक में तो एक बार जमा हुआ है तो एक ही बार ना अमाउंट आएगा, तो पासबुक में तो 11,200 रुपए कम होगा। ठीक है ना, सोचने का तरीका को क्रैक करो। एक बार आपने सोचने का तरीका क्रैक कर लिया ना कि इस पॉइंट के लिए हमारा ये जो पांचों छह पॉइंट हम देख रहे हैं, उस पॉइंट के बारे में सिर्फ सोचना, उस पॉइंट के लिए कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। ठीक है, पासबुक के कंपैरिजन में, या पासबुक का बैलेंस घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है कैशबुक के कंपैरिजन में, उसको अगर आपने डिकोड कर लिया तो बीआरएस तो फिर उड़ जाना है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको बीआरएस में। तो क्योंकि आपने कैशबुक में डिपॉजिट्स को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया था, तो कैशबुक की बैलेंस तो आपकी 11,200 से एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है ना एरर के कारण, तो कैशबुक में प्लस है, तो आप इसको ऐड में लिख दोगे। ऐड में लिखोगे, क्या लिखोगे, डिपॉजिट्स एंटर्ड ट्वाइस इन कैशबुक, डिपॉजिट एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक बाय एरर भी लिख सकते हो, 11,200 रुपए। तो ये भी हमने कर दिया, सिक्स पॉइंट भी हमारा हो गया। अब सेवन्थ पॉइंट में आते हैं। अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि देखो 11 लाख का एक डेबिट आपको बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, यानी कि पैसे बैंक से कटे हैं। क्यों? क्योंकि एक चेक आपका डिसऑनर हुआ है, तो बैंक ने पहले क्रेडिट दिया था फिर डेबिट कर दिया, तो पासबुक में जो इफेक्ट है वो जीरो है, पासबुक में इफेक्ट है वो जीरो है। लेकिन चेक जब आपको मिला था तब आपने कैशबुक में डिपॉजिट्स में इसका एंट्री कर दिया था। चेक जब आपको मिला था तब आपने कैशबुक में इसका डिपॉजिट साइड में एंट्री कर दिया था, तो इसके कारण आपका कैशबुक का जो बैलेंस होगा, इसके कारण, ये कितना नंबर पॉइंट है, 7वां, इसके कारण जो आपका कैशबुक का बैलेंस होगा वो 11 लाख से ज्यादा होगा। ठीक है ना, 11 लाख से आपका कैशबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, क्योंकि डिपॉजिट्स आपके कैशबुक में आ गए हैं, पर बैंक ने आपको चेक डिसऑनर करके वापस लौटा दिया, क्योंकि चेक जो है वो आउटडेटेड हो गई थी और आपने उसका डेट सही करा के बाद में जमा कराया 5 जुलाई को। तो 30 जून तक तो पासबुक में पैसे नहीं आए थे, है ना, 30 जून तक तो पासबुक में पैसे नहीं आए थे, तो कैशबुक का बैलेंस 11 लाख बढ़ा हुआ है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड, यहां पर क्या लिखेंगे, इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सोच लेता हूं एक बार। आउटडेटेड चेक डेबिटेड बाय बैंक, आउटडेटेड चेक डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, ये कितना होगा, 11 लाख। अब सारे पॉइंट्स को हमने बीआरएस में लिख लिया है, अब हमको सिर्फ करना है प्लस और माइनस। तो एक बार ऐड वाले जो कॉलम्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं। 309,200 प्लस 9 लाख प्लस 16,000 प्लस 3,000 प्लस 11,200 प्लस 11 लाख, ये आ गया हमारा 23,39,400। इसको यहाँ लिखेंगे 23,39,400। अब इसको ऐड करेंगे ऊपर 10,39,200 से, 10,39,200 से, तो ये हमारा आ जाएगा 33,78,600, 33,78,600। ये आप ना भी लिखते तो चल जाता है, यहाँ पर मैंने अभी लिख लिया है। अब यहाँ से हमारा लेस में सिर्फ एक आइटम है 4 लाख का, तो ये 4 लाख यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि ये लेस होगा। ठीक है, ब्रैकेट में ना भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ पर लेस तो लिखा ही हुआ है। ओके, चलो ब्रैकेट को मैं मिटा ही देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4 लाख मैंने मिटा दिया। तो इससे 33,78,600 से 4 लाख हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29,78,600, 29,78,600, और ये होगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये पॉजिटिव आई है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये आ गया हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इसमें। देखो सारे एरर्स
जितने भी टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, एरर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सबको हमने कहाँ पर कंसिडर किया है, बीआरएस में ही, ठीक है ना। इधर उधर कोई भी एडजस्टेड कैश बुक हमने नहीं बनाई है। आप इसको एडजस्टेड कैश बुक बनाकर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही क्वेश्चन में अगर लिख देता कि प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्लस एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है ना, तो आप इसको एडजस्टेड कैश बुक बना के कर लेते। उसमें आपका जितना भी एरर्स होता, यहाँ पर जितना भी आपको एरर वाला आइटम दिख रहा है, ओमिशन दिख रहा है, ये सारा आपको एडजस्टेड कैश बुक में लिखना पड़ता, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर एक बार इंस्टीट्यूट के मैथ में सोल्यूशन देख लेते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 29,78,600 ही आया है। अपना कितना आया है? 29,78,600, ठीक है ना। खाली लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखाई देगा, मैंने अपने हिसाब से लैंग्वेजेस जो है वो लिख दिया है, उसमें कोई भी इशू आपका नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है, इसका जितने भी इलिस्ट्रेशन से खत्म, ये इलिस्ट्रेशन 11 जो है बहुत ईजी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। और कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम का जो ग्रुप मैंने बना के रखा है इसका डाउट क्लियरिंग के लिए, वो हम देखेंगे अगले क्लास में। मैं ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, इसमें से जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा वो डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। हो सकता है कि सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस में ना भी डिस्कस करूं, क्योंकि जो इजी होंगे, जो सारे हमने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्किप भी कर दे सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमको सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करना है। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी अगर कोई पॉइंट मेरे को दिखेगा, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर लूँगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेगा वैसे। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी पूरा पूरा सॉल्व करने की जगह, अगर कोई क्वेश्चन के बीच में कोई पॉइंट ऐसा हमको दिखता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, शायद लैंग्वेज टफ होगा, तो उस पॉइंट को हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और काम भी बन जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि जो भी मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो। आपके जो दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं जो सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, उनके साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना। तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।